नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण इसकी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। भागवत ने आगे कहा कि यदि वो भारत के मार्गदर्शक बनने की बात करे तो विवाद नहीं होगा, लेकिन यदि हिंदुत्व के मार्गदर्शक बनने की बात हो तब विवाद शुरू हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का सिर्फ व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, जिससे समाज में संघर्ष और विभाजन की स्थिति बनी हुई है। भागवत ने विश्व के आस्तिक और नास्तिक विचारधाराओं में बट जाने की ओर इशारा किया और कहा कि इस विभाजन के कारण ही विश्व आत्मिक शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। किसी बीमारी की दवा देहात में या जंगलों में मिलेगी नहीं, लेकिन देशी कट्टा तो मिल ही जाता है। इतनी शिक्षा की प्रगति हुई है, स्मार्ट क्लास और क्या क्या कहते लोग, ये सब है। परंतु यह भी होता है कि बंदूक उठा के बच्चा अपने सहपाठियों को भून डालता है। पागलपन, परिवार विच्छेद, कलह तो मिटे नहीं, कट्टरपन तो गया नहीं। विश्व से गरीबी बेरोजगारी हट गई, ऐसा तो है नहीं। उल्टा जिस सृष्टि की छत्र छाया में हम सुखपूर्वक जीते थे और ऐसा मानते थे कि भरपूर है, वो सृष्टि आजकल हमको देती नहीं है। देती नहीं, केवल ऐसा नहीं है, तमाचा भी मारती है। पर्यावरण की स्थिति जो है, सब चिंतित है। धरती खिसक जाती है पैरों तले की, अक्षरशः धरती फट जाती है, हिल जाती है। हवा, पानी, जमीन, सब कुछ इतना प्रदूषित हो गया है कि रोग का कारण बनता है। कितनी ही ऐसी बातें हम बता सकते हैं कि सुख के खोज में, सुख सुविधाओं में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से जुड़ा पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण घोटाले मामले में अहम सुनवाई होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा इस मामले की सुनवाई करेंगे। ये सुनवाई पहले 15 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्टूबर से चल रहा है। हालांकि अब इस मामले में आज यानी 12 अक्टूबर को अहम सुनवाई होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा इस मामले में सुनवाई करेंगे। ये सुनवाई पहले हालांकि 15 नवंबर को होनी थी, अब लेकिन आज यानी 12 नवंबर को ये सुनवाई होगी। इसके साथ ही ये मामला अक्टूबर से ही चल रहा है, जिसमें जो शिक्षक है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा पूरा मामला, जिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग को महाराष्ट्र चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रचार के दौरान झूठ बोलने से रोकना चाहिए। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र में दिए गए भाषण के एक हिस्से का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने की भी मांग की है। चुनाव आयोग को दी शिकायत में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने अन्य राज्यों पर महाराष्ट्र राज्य से कथित अफसरों को चुराने और छीनने का झूठा आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को दी गई चिट्ठी में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के दावे गलत हैं और एप्पल के आईफोन और बोइंग हवाई जहाज महाराष्ट्र की जगह अन्य राज्यों में बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिखकर राहुल गांधी की शिकायत की है और आचार संहिता उल्लंघन का मामला चलाने को कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऑफिस में मिला। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे इलेक्शन के काम को देख रहे हुए ओम पाठक जी, हमारे संजय जी और शहजाद जी, हम सब मिले और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया और संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमने ये भी कहा कमीशन को कि राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। बार बार आपके कहने के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। वहीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठानी एकादशी के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। लोगों ने गंगा स्नान किया, लोगों ने पुरोहितों से विधि विधान से पूजा अर्चना कराया, साथ ही वही पुरोहितों और भिखारियों को दान देकर पुण्य भी कमाया। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और 80 सहित कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट रहा। काशी में भोर से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। स्नान के पश्चात श्रद्धालु आचमन कर अपने क्षमता अनुसार दान दक्षिणा कर रहे हैं। वाराणसी के 80 घाट से लेकर तुलसी घाट, केदार घाट, विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट होते हुए अधिकतर घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप वाराणसी से देख सकते हैं, बनारस की तस्वीरें, जहां आज देव उठानी एकादशी के मौके पर भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी के साथ घाट पर ब्राह्मणों के द्वारा आचमन कर रहे, अपनी क्षमता अनुसार लोग दान दक्षिणा भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज देव उठानी एकादशी का मौका और ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु बनारस पहुंचे हुए हैं, वाराणसी पहुंचे हैं और सभी घाटों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, साथ ही दान पुण्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज देव उठानी एकादशी का मौका, ऐसे में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, गंगा स्नान किया।
बनारस से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से हजारों की संख्या में लोग आज पहुंचे हुए हैं। तमाम गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही भगवान से मनोकामनाएं भी मांग रहे हैं और दान पुण्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में आज धूमधाम से इगास मनाया जा रहा है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इगास पर्व की सभी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मुझे भी त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। तो उत्तराखंड का पर्व इगास आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी देशवासियों को इगास की बधाई दी है। आपको बता दें कि दीपावली के ठीक 10 दिन बाद उत्तराखंड में ये लोक पर्व इगास मनाया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी लोगों को इगास पर्व की बधाई दी है। इगास पर्व को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मुझे भी त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें भी साझा की है। उत्तराखंड के मेरे परिवारजनों सहित सभी देशवासियों को इगास की बहुत बहुत बधाई। तो आजम खान की दस्तक, जनादेश बदलेगा कितने हद तक? यूपी उपचुनाव के इस जंग में लोगों को रंग और राग दोनों बदल गए हैं। जिसका हालचाल इतने दिनों में नहीं जाना, उसके परिवार से मुलाकात हो रही है। जिसे दुख के समय में अकेले छोड़ दिया गया, उसे इस चुनावी युद्ध में याद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इसी बीच चुनाव में आजम खां परिवार की भी एंट्री ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खां के परिवार से मुलाकात कर सियासत तेज कर दी। दूसरी तरफ आजम खां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने के लिए हरदोई पहुंच गए। सवाल यही है कि जिस परिवार की सुध लेने के लिए सपा प्रमुख इतने दिनों से परेशान नहीं हुए, चुनावी मंजर में उसके चौखट पर जाने का मतलब आखिर क्या है? तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक मुलाकात जरूरी है, ये बोल आपने सुने होंगे। इस बोल का मतलब आप यूपी की सियासत की मुलाकात से समझ सकते हैं। जी हाँ, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। बिल्कुल, जिसकी याद कल तक नहीं सता रही थी, उसकी याद इस चुनावी माहौल में तड़पाने लगी है, सियासत गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी तपिश महसूस की जा रही है। सूबे की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी अखाड़े में दो दो हाथ करने के लिए बेताब हैं। वहीं उपचुनाव के पहले यूपी की राजनीति में एक नया सियासी मोड़ आ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी आजम खान की सियासी एंट्री हुई है। दरअसल जिस आजम खान को उनके हाल पर जेल में छोड़ दिया गया, अब आलम यह है कि उनके दर पर जाकर दरवाजा खटखटाया जा रहा है। आजम खान को मुसीबत की घड़ी में उनके हाल पर छोड़ने वाले आज उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए उनकी चौखट पर हैं। जी हाँ, साल भर से जेल में बंद आजम खान से मिलने सपा का भले ही कोई बड़ा नेता न पहुंचा हो और न ही आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा के जेल से बाहर आने के बाद कोई मुलाकात हुई हो, मगर उपचुनाव के बीच आजम परिवार से अखिलेश यादव की होने वाली मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि जिसे अभी तक पूछा नहीं, उसकी याद कैसे सताने लगी? तो समझिए जरा।
अखिलेश की ये मुलाकात मजबूरी भी है और जरूरी भी। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 6 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। इसमें 3 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां आजम खान का अपना सियासी प्रभाव रहा है। कुदरकी सीट पर आजम खान का अच्छा खासा दखल माना जाता है। इस बार कुदरकी सीट पर सपा के लिए कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि बसपा से एआईएम के और चंद्रशेखर की पार्टी तक ने मुस्लिम प्रत्याशी को रण में उतार रखा है। इसी तरह के हालात मुस्लिम बहुल माने जाने वाली मीरापुर सीट पर भी हैं, जहां से आरएलडी को छोड़कर सभी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे हैं। जहां आरएलडी को छोड़कर सभी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे हैं, तो ऐसा लगने लगा है कि वोट बैंक वाली मजबूरी के लिए आजम खान परिवार जरूरी है। चुनाव में आजम खान परिवार की भी एंट्री हुई है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आजम खान के परिवार से मुलाकात चर्चा का विषय है, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आजम के बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए हरदोई पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो बताने के लिए काफी है कि इस चुनाव में आजम खान के परिवार से मुलाकात करके चुनावी नैया को पार लगाया जा सकता है। बहरहाल आजम के परिवार से मुलाकात क्या विरोधी पार्टियों को कर पाएगी प्रस्त, देखना होगा दिलचस्प। क्या वाकई में आजम परिवार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आपको खबर बता देते हैं उपचुनाव से जुड़ी, जहां यूपी में उपचुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रयागराज का दौरा करेंगे। प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 12 बजे के करीब हरिकृपा मंडपम फूलपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब सहसों और 3 बजे के करीब नारायणपुर में जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे के करीब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान संगम नगरी प्रयागराज में चुनावी तपिश वो और ज्यादा बढ़ाएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार को और ज्यादा धार देंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जनसभाओं के कार्यक्रम है, जिसमें पहली जनसभा फूलपुर के हरिकृपा मंडपम में होगी। उसके बाद सहसों और नारायणपुर में भी जनसभा करेंगे। साथ ही 5 बजे के करीब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। तो यूपी में चुनावी रण के बीच 20 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी सीटों पर प्रचार प्रसार को धार देने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज फूलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां फूलपुर में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। साथ ही चुनाव का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाएंगे। वहीं बरेली की चौकी चौराहे पर स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पुनः स्थापित करने के लिए 7वें दिन भी आमरण अनशन लगातार जारी है। कांग्रेस के 4 नेताओं की हालत अनशन में लगातार खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार चारों नेताओं का चेकअप भी कर रही है। नेताओं की मांग है कि जब तक चौकी चौराहे पर पहले की तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती है, ये अनशन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस नेता राज शर्मा के नेता और अन्य नेताओं ने इंडिया वॉइस के संवाददाता सनी गोस्वामी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। चौराहे पर कांग्रेस पार्टी लगातार आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आज 7वां दिन है, जिसको लेकर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे काफी नेता हैं कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं पूरी तरह से आमरण अनशन पे। हम उनसे बातचीत करेंगे। कहना चाहूँगा कि विश्व के शांतिदूत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और इस आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति यहाँ से आज से 9 महीने पूर्व उठाई गई थी सौंदर्यीकरण के नाम पर। आज भी उस मूर्ति के लिए हम लोगों को, हमारे साथियों को आमरण अनशन पर आमादा होना पड़ा है। ये कितने दुख और शर्म की बात है। और इस सरकार के ऊपर, इस प्रशासन के ऊपर
कोई जू नहीं रेंग रही है। हमारे साथियों ने इस मूर्ति को मिशन कंपाउंड में ऐसी अजीबो गरीब हालत में पाया, जहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हो सकता है शर्म महसूस हुई हो, उन्होंने उसे किसी अच्छे स्थान पर रखा, लेकिन फिर उसके बाद भी पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इनमें सद्बुद्धि आ जाए और ये 14 नवंबर से पूर्व इस मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दें। इतने योग्य तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं। इनको यही नहीं पता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं और प्रधानमंत्री के संग संग भारत रत्न प्राप्त है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नेहरू जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, आज बच्चा बच्चा उन्हें चाचा नेहरू कह के बुलाता है। और अगर पूर्व में रहे प्रधानमंत्री की प्रतिमाओं की अगर ऐसा अपमान किया जाएगा तो मैं सोचता हूँ देश की फिजा विदेशों में क्या होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकल सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र सरकार से एक मांग करता हूँ, अगर आप ऐसे पूर्व में रहे प्रधानमंत्रियों की प्रतिमा के संग अगर ऐसा अपमान करोगे तो आप अपने देश को विश्व गुरु कैसे बनाओगे और अपने देश की छवि को विश्व में कैसे अच्छे करोगे। इसलिए आपको सुधरना चाहिए और तत्काल प्रभाव से मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा को पुनर्स्थापित कर देना चाहिए। और अगर आप इसमें ढीलापन लाएंगे तो याद रखिएगा आपका ना तो घमंड रहेगा ना आपकी सरकार रहेगी। इस बात को लिख लें आप, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता को विरासत में हमें देश को आंदोलन करने की एक नेक नियत मिली है। हम जानते हैं हम लोगों ने जब अंग्रेजों को जिसके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था उन्हें भगा दिया, तो ये तो जो एजेंसी करती थी अंग्रेजों की, ये फिर है ही क्या। मैं एक गुनाह इनके माफ नहीं करेगा भगवान। और मैं इन्हें आज आपके माध्यम से एक शराब देना चाहता हूँ कि आपने ना तो गंगा मैया को छोड़ा ना आपने राम भगवान को छोड़ा। आप लोगों का सर्वनाश हो और आप लोगों को सद्बुद्धि हो। जो इनका कहना है, जो प्रवक्ता है तो कांग्रेस का, उनका कहना है कि जो लगातार छवि जो है देश की वो धूमिल होगी। जो प्रधानमंत्री है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी जो मूर्ति कूड़े में पड़ी गई। सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।